प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर की थर्ड यूनिट का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा में 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाएं। पिछले भाग में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति के खिलाफ यहाँ की जनता बगावत पर उतर जाती है। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस प्रकार से हरियाणा में घटनाएं घटती हैं, और इसी क्रम में हम सबसे पहले वर्णन करेंगे अम्बाला। देखिए, 1857 के विद्रोह का बिगुल हरियाणा में सबसे पहले अम्बाला छावनी में बजता है, और अम्बाला उस समय एक प्रमुख छावनी थी। और यहाँ जब भारतीय सैनिकों ने इस बात का विरोध किया कि अंग्रेज़ों ने कारतूसों पर चर्बी लगाई है, और उसके बाद मंगल पांडे ने जब विरोध किया था बैरकपुर छावनी में, उनको फांसी दे दी जाती है। ये दोनों ही घटनाएं आग की तरह भारत में फैलती हैं, और ये आग जैसी सूचना हरियाणा की अम्बाला छावनी में भी पहुंचती है। चर्बी लगे कारतूसों का यहाँ पर विरोध किया जाता है। निश्चित योजना के अनुसार अम्बाला के सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी के मेरठ विद्रोह के 9 घंटे पहले ही विद्रोह कर दिया था। अंग्रेज़ों को इस विद्रोह की पहले ही जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने तोपों और टैंकों से अम्बाला के सैनिकों को घेर लिया। लेकिन यहाँ पर अम्बाला के सैनिक झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 50 अंग्रेजी अफसरों को बंधक बना लिया। अब अंग्रेजी सेना चाह करके भी इन पर हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि 50 अधिकारी सैनिकों के चुंगल में थे। अंग्रेज़ों को इस बात का भी पता था कि यहाँ के विद्रोही या सैनिक अन्य देशी पलटनों के संपर्क में भी है, इसलिए अंग्रेज़ों ने कोई जल्दबाजी इस समय नहीं दिखाई। अम्बाला के सैनिक भी घिर चुके थे और उनके पास 50 अंग्रेजी अफसर भी थे। इस प्रकार से दोनों ही प्रकार पक्षों की तरफ से परिस्थितियां, अंग्रेज़ों की तरफ से भी, अम्बाला की सैनिकों की तरफ से ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि समझौते के सिवाय कोई चारा नहीं था। समझौते की पहल अंग्रेज़ों की ओर से की गई। उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि उनके 50 अफसरों को छोड़ दिया जाए, सैनिकों को कुछ नहीं कहा जाएगा, और जो उनका विरोध है कि कारतूसों पर चर्बी लगाई गई है, इस मांग पर भी विचार किया जाएगा। इसलिए अम्बाला के विद्रोहियों ने परिस्थिति को देखते हुए समझौता करना बेहतर समझा, और इस प्रकार से मेरठ से पहले ही 9 घंटे पहले जो यहाँ क्रांति की ज्वाला भड़की थी, उसको दबा दिया गया। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही हुई थी। लेकिन अगले ही दिन सुबह 11 मई को क्रांति की ज्वाला दिल्ली में प्रवेश कर जाती है, और पूरा उत्तरी भारत इससे प्रभावित हो जाता है। हरियाणा में गुड़गांव में विद्रोह की आग पहुंचती है। जो दूसरी हमारी घटना रहेगी गुड़गांव की घटना। देखिए, 13 मई 1857 को मेरठ तथा दिल्ली के 300 विद्रोही गुड़गांव पर आक्रमण करने के लिए गए। गुड़गांव के कलेक्टर मजिस्ट्रेट विलियम फोर्ड ने इन विद्रोहियों को गुड़गांव से 12 किलोमीटर दूर बिजवासन नामक गांव में रोकने का प्रयास किया, किंतु वह विफल रहा। इससे प्रोत्साहित होकर इन विद्रोहियों ने 14 मई को गुड़गांव पर आक्रमण कर दिया। विलियम फोर्ड ने उनका सामना करने की अपेक्षा मथुरा भागने में ही भलाई समझी। विद्रोहियों को गुड़गांव से काफ़ी धन मिला, और जैसे ही गुड़गांव में विद्रोहियों की सफलता का समाचार फैला, तो मेवात में सफरुद्दीन के नेतृत्व में मेवों ने, अहिरवाल में रेवाड़ी के राव तुलाराम तथा उसके भाई गोपाल देव ने विद्रोह का सफलतापूर्वक संचालन किया। सदरुद्दीन के नेतृत्व में मेवातियों ने सबसे पहले उन अधिकारियों को मार दिया जो अंग्रेज़ों के वफादार थे। इसके बाद विद्रोहियों ने सोहना, ताउडू, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना में खूब लूटमार की। नूह में अंग्रेज़ों एवं विद्रोहियों के मध्य एक जोरदार झड़प हुई। इसमें विद्रोही सफल रहे। विद्रोहियों की इन सफलताओं से ब्रिटिश सरकार में बेचैनी बढ़ जाती है। उन्होंने मेवातियों को कुचलने के लिए जून में जयपुर राज्य के पॉलिटिकल एजेंट मेजर WF एडेन के नेतृत्व में लगभग 7000 सैनिकों को गुड़गांव भेजा।
उसे मेवातियों के साथ अनेक स्थानों पर कड़ा मुकाबला करना पड़ा। उसे किसी भी स्थान पर कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिसके बाद गुड़गांव क्षेत्र में विद्रोहियों का साहस बढ़ता चला गया और एक रात उन्होंने मेजर एडेन पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह बच गया। विवश होकर वापस जयपुर चला गया। अंग्रेजों ने विद्रोहियों को कुचलकर 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बावजूद गुड़गांव में विद्रोहियों ने अपना संघर्ष जारी रखा। ब्रिगेडियर जनरल सावर्स को 1500 सैनिकों तथा 18 तोपों की एक टुकड़ी के साथ भेजा गया। सावर्स ने सर्वप्रथम रेवाड़ी पर आक्रमण कर दिया और यहाँ राव तुलाराम ने अंग्रेजों से मुकाबला करना उचित नहीं समझा, अतः उसने रेवाड़ी को छोड़ दिया और इस प्रकार से रेवाड़ी पर सुगमता से अधिकार कर लिया गया। इसके पश्चात उसने शीघ्र ही झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान, फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली तथा बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को पराजित भी कर दिया और उनको बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। इस प्रकार गुड़गांव में अपना कार्य पूर्ण कर लिया गया और गुड़गांव के विद्रोह को भी दबा दिया गया। इसके बाद घटना घटती है, विद्रोह पहुंचता है हिसार में। देखिए 1857 के विद्रोह में हिसार का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के विद्रोह की शुरुआत मई के तीसरे सप्ताह में होती है। हिसार, झांसी तथा सिरसा में स्थित हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिक दस्तों ने की। शीघ्र ही विद्रोह की ज्वाला सारे हिसार में फैल गई और हिसार में विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के राजघराने से संबंधित शहजादा मोहम्मद आजिम ने किया। अंग्रेज अधिकारी हिसार में विद्रोह की बढ़ती हुई गतिविधियों को सहन करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए एक सेना फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वान कॉर्टलैंड के नेतृत्व में हिसार भेजी। इस सेना का मुकाबला रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खान ने किया। उसने 17 जून 1857 को ऊधा नामक गाँव में अंग्रेजों के साथ एक भीषण युद्ध किया और इस युद्ध में विद्रोहियों ने काफ़ी वीरता दिखाई और एक बार तो अंग्रेजों को दिन में ही तारे नजर आ गए थे, किंतु सीमित साधनों के चलते अंत में विद्रोहियों को पराजय का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में लगभग 530 विद्रोही शहीद हो गए। अंग्रेजों ने नवाब नूर मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको फांसी पर लटका दिया गया। कॉर्टलैंड अपनी विजय से बहुत प्रोत्साहित हुआ। उसने 18 जून को चतरावन नामक गांव पर आक्रमण कर दिया। इसका कारण यह था कि यहाँ विद्रोहियों ने एक अंग्रेज अधिकारी हिलार्ड तथा उसके साले का वध कर दिया था। अतः कॉर्टलैंड इस अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने गांव पर अचानक आक्रमण कर दिया। इस अचानक आक्रमण से ग्रामीण आश्चर्य में पड़ गए और कॉर्टलैंड ने यहाँ भयंकर कत्लेआम किया और लूटमार की। 19 जून को कॉर्टलैंड खिरका गांव जा पहुंचा। यहाँ विद्रोही अंग्रेजों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने वीरता दिखाई और अंग्रेज हैरान रह गए, परंतु अंत में वह भी पराजित हो गए और अंग्रेजों ने गांव पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए पूरे गांव को जला दिया। इस प्रकार कॉर्टलैंड ने 2 सप्ताह के संघर्ष के पश्चात सिरसा पर भी अधिकार कर लिया। 17 जुलाई को कॉर्टलैंड हिसार जा पहुंचा। यहाँ उसने भयंकर लूटमार की और यहाँ उसने शहजादा मोहम्मद आजिम की बेगम को बंदी बना लिया। नवाब नूर मोहम्मद खां की मृत्यु तथा शहजादा मोहम्मद आजिम की बेगम की गिरफ्तारी के बाद विद्रोहियों के साहस में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने पूरे जोश के साथ अपना संघर्ष जारी रखा और 25 सितंबर 1857 को तोशाम पर भी अधिकार कर लिया। इसके पश्चात विद्रोहियों ने यहाँ अंग्रेजों के वफादार तहसीलदार नंदपाल, थानेदार प्यारेलाल, कानून को खजान सिंह को मौत के घाट उतार दिया और सरकारी खजाने को लूट लिया। इस प्रकार से तोशाम क्षेत्र में भी 1857 के विद्रोह की आग पहुंच गई। इसके बाद विद्रोहियों ने जमालपुर पर भी आक्रमण कर दिया। इन दोनों स्थानों पर अंग्रेजों ने उन्हें पराजित कर दिया। मंगाली गांव में भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अब शहजादा मोहम्मद आजिम को यह स्पष्ट हो गया कि हिसार में अंग्रेजों को पराजित करना असंभव है, अतः उसने हिसार छोड़ने का निर्णय लिया। उसके हिसार छोड़ते ही अंग्रेजों ने समस्त हिसार पर अपना अधिकार कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिसार के लोगों ने 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत वीरता दिखाई, परंतु फिर भी दोनों तरफ इतने साधन अगर तुलना की जाए तो ब्रिटिश सरकार की तुलना में यहाँ विद्रोहियों के पास इतनी साधन नहीं थे, इसलिए यहाँ के विद्रोह को दबा दिया गया। अब हम वर्णन करेंगे रोहतक का। देखिए रोहतक में सबसे पहले विद्रोह रांगड़ों ने जलाई। सबसे पहले रांगड़ यहाँ पर विद्रोह करते हैं। उनके 2 प्रमुख नेता खरखोदा के बिशरत अली और रोहतक के बाहर खां थे। इन्होंने एक विशेष भूमिका इस क्षेत्र में निभाई। उनकी सहायता के लिए मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तफजल हुसैन के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इससे रोहतक में विद्रोहियों का साहस बहुत अधिक बढ़ गया।
अनेक राजपूत, जाट एवं अन्य लोग भी उनके साथ हो गए और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लोच ने विद्रोहियों पर आक्रमण कर दिया और इस कार्य में उसे तहसीलदार बख्तावर सिंह तथा थानेदार भूरे खां का भी सहयोग मिला। पर विद्रोहियों के सामने उनकी चली नहीं और उन्हें रण क्षेत्र से भागना पड़ा और इस प्रकार से विद्रोहियों ने यहाँ पर एक सफलता दिखाई। दिल्ली में ब्रिटिश अधिकारी विद्रोहियों की सफलता को कभी सहन करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अंबाला से 60वीं भारतीय थल सेना को रोहतक भेजा। अंग्रेजों के होश उस समय उड़ गए जब इस सेना ने विद्रोहियों का दमन करने की अपेक्षा 10 जून को स्वयं विद्रोहियों के साथ मिलने का निर्णय लिया। इससे अंग्रेजों के लिए स्थिति और विस्फोटक हो गई। रोहतक स्थित अंग्रेज अधिकारियों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली भागना पड़ा और 15 अगस्त 1857 को एक विशाल सेना को लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में रोहतक भेजा गया। विद्रोहियों ने सूबेदार विशारत अली के नेतृत्व में खरखोदा के स्थान पर अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया, किंतु सीमित साधनों के चलते अंत में विद्रोहियों को पराजय का सामना करना पड़ा और इस वजह से हडसन का उत्साह बढ़ गया। उसने 17 अगस्त 1857 को रोहतक पर आक्रमण कर दिया और यहाँ एक बार तो विद्रोहियों ने शहर खां के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को अच्छा सबक सिखाया, किंतु जींद के शासक द्वारा सहायता भेजने से अंग्रेजी सेना का पलड़ा भारी हो गया और इस प्रकार से विद्रोहियों को पराजय का सामना करना पड़ा। किंतु हडसन के वापस लौटते ही विद्रोहियों ने रोहतक पर दोबारा से अधिकार कर लिया। सितंबर 1857 को एक विशाल अंग्रेजी सेना को जनरल वॉन कॉर्टलैंड के नेतृत्व में रोहतक भेजा गया। इस समय तक दिल्ली एवं हिसार पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। इससे रोहतक के विद्रोहियों ने भी अपना हौसला छोड़ दिया और इस प्रकार से रोहतक पर भी अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। इसके बाद घटना घटती है पानीपत में। देखिए, पानीपत में बोली कलंदर मस्जिद के बड़े इमाम ने विद्रोहियों को संगठित करने में बहुत भूमिका निभाई। पानीपत के अनेक गांवों के किसानों ने सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया और विद्रोहियों ने दिल्ली से पंजाब को जोड़ने वाली जीटी रोड को अपने नियंत्रण में ले लिया। ब्रिटिश सरकार इन बातों से नाराज हो गई। उन्होंने 25 मई 1857 को प्रधान सेनापति जनरल आनसन के नेतृत्व में एक सेना अंबाला से भेजी। पानीपत के समीप उनका विद्रोहियों के साथ कड़ा मुकाबला हुआ और इस युद्ध में विद्रोहियों ने बड़ी वीरता दिखाई और अंग्रेजी सेना भी आश्चर्य में पड़ गई। यहाँ तक कि जनरल आनसन भी इस युद्ध में मारा गया। उसकी मृत्यु का समाचार फैलते ही अंग्रेजी सेना में भगदड़ मच गई। निसंदेह हरियाणा के विद्रोहियों की एक महान जीत थी। 13 जुलाई 1857 को एक बार फिर कैप्टन ह्यूज के नेतृत्व में एक सेना पानीपत भेजी गई और इस सेना का करनाल से 25 मील दूर स्थित भूले नामक गांव में विद्रोहियों के साथ मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया और इस पराजय के बाद कैप्टन ह्यूज ने अपना साहस नहीं छोड़ा। उसके आदेश पर करनाल, पटियाला और जींद के शासकों ने उसकी सहायता के लिए सैनिक भेजे और इस प्रकार से कैप्टन ह्यूज ने पुनः दोबारा भूले गांव पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इस बार अंग्रेजी सेना ने भारी तोपों के साथ विद्रोहियों पर आक्रमण कर दिया था, परंतु वे शत्रु का मुकाबला नहीं कर सके। इस प्रकार से अंग्रेजी सेना ने आगे बढ़कर पानीपत पर आक्रमण कर दिया। यहाँ उनका विद्रोहियों के साथ कड़ा मुकाबला हुआ, किंतु अंत में विद्रोहियों की पराजय हुई। बोली कलंदर मस्जिद के बड़े इमाम को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकार से पानीपत में भी विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद विद्रोह भड़कता है थानेसर में। देखिए, थानेसर में 14 जुलाई 1857 को 5वीं देसी पलटन ने विद्रोह की घोषणा एक नगारा बजाकर की थी। जैसे ही थानेसर के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मैकनिल को यह सूचना मिली तो उसने विद्रोहियों के दमन का निर्णय किया। उसकी पटियाला, जींद, कुंजपुरा एवं करनाल के शासकों को तुरंत सहायता भेजने की अपील की। उसे शीघ्र ही सहायता मिल गई और 16 जुलाई को मैकनिल ने विद्रोहियों पर लेफ्टिनेंट पियर्सन के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया। विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना का कैथल, लाडवा, असंध, पिहोवा एवं पुंडरी आदि स्थानों पर डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजी सेना ने इन गांवों में भयंकर लूटमार की तथा विद्रोहियों पर अनेक अत्याचार किए। सितंबर के अंत तक अंग्रेजों ने स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण थानेसर पर भी पा लिया। इस प्रकार से थानेसर के विद्रोह को भी दबा दिया गया। आगे हम चर्चा करेंगे नारनौल की लड़ाई की। देखिए, नारनौल की लड़ाई जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान लड़ी गई। सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई थी जो भी 1857 के दौरान लड़ाइयाँ लड़ी गई। नारनौल की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी। यह लड़ाई 16 नवंबर 1857 को लड़ी गई। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल जेरार्ड कर रहा था। उसके पास भारी संख्या में तोपें थी और दूसरी ओर विद्रोहियों का नेतृत्व रेवाड़ी के राव तुलाराम तथा हिसार के शहजादा मुअज्जम आजिम तथा झज्जर के जनरल समद खान ने संयुक्त रूप से किया। विद्रोहियों की संख्या लगभग 5000 थी
नारनौल की लड़ाई 16 नवंबर 1857 को दोपहर को लगभग 12 बजे आरंभ हुई थी। इसमें सबसे पहले विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना पर इतना जोरदार आक्रमण किया कि अंग्रेज अधिकारी हैरान रह गए। यह एक वीरतापूर्वक लड़ाई थी। इस भीषण लड़ाई के दौरान अचानक एक गोली कर्नल जेरार्ड को भी जा लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इससे अंग्रेजी सेना में भगदड़ मच गई और इस संकट के समय कैप्टन कोलफील्ड ने साहस से काम लिया। उसने अंग्रेजी तोपखाने को विद्रोहियों पर गोली की बौछार करने का आदेश दिया। विद्रोहियों के पास नाम मात्र की तोपें थी और वे अंग्रेजी सेना का सामना नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप शहजादा मुहम्मद आजिम तथा जनरल समद खां का एक पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गई। ऐसा होते ही लड़ाई का पासा पलट गया और सूर्यास्त होते ही भारतीय सैनिकों में भगदड़ मच गई। इस प्रकार लड़ाई में अंत में विद्रोही पराजित हुए और नारनौल की लड़ाई के साथ ही अंबाला के सैनिकों ने 1857 ईस्वी की विद्रोह की जो मशाल जलाई थी वह बुझ गई। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान हरियाणा के अनेक स्थानों पर घटनाएं होती है, जनता बगावत करती है और नेता पूरी वीरता के साथ अंग्रेजी सेना का सामना करते हैं, लेकिन पूरी जनता का सहयोग न मिलने के कारण और सभी रियासतों के राजाओं का सहयोग नहीं मिला और इससे बड़ी बात अंग्रेजी सेना के पास अस्त्र शस्त्र अधिक थे। तो इस प्रकार से 1857 के विद्रोह को अंग्रेजी सेना ने दबा दिया। फिर भी 1857 के विद्रोह के दौरान हरियाणा की जनता और नेताओं ने जो वीरता दिखाई वो बाद के आज़ादी के आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा का कार्य कर रही थी। तो निसंदेह 1857 का प्रभाव और यहाँ का विद्रोह भावनात्मक रूप से सदा याद किया जाएगा, जिसने बाद के आंदोलन को भी प्रभावित किया।